अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस सिलसिले में जो सबसे अहम बात है वो ये कि आज एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत बड़ी अहम ये मीटिंग और इसके बाद एक एलामिया जारी किया गया है। इस एलामिये में क्या कहा गया है आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ तज्जिया भी करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं। वैसे तो ये बड़ी मुतज़ाद सी खबरें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जी वो बात करना चाह रहे हैं, कुछ सहाफ़ी आके तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ कोई बात नहीं करना चाह रहे। तो इन दोनों पहलुओं से इस खबर का जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ एक अहम खबर, PWD के मुजाहिरीन जो हैं आज इस्लामाबाद में मौजूद थे। श्रीनगर हाईवे पर उन्होंने एहतजाज किया, उनके साथ क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि जो IMF ने एक नई कदगन लगा दी है जी, जिसकी वजह से अब जो पंजाब के बिलों में रिलीफ देने का प्लान था मरीम नवाज साहिबा का, उस पर कैसे पानी फिरा है, उसकी खबर काफ़ी आज गर्म रही है। तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे कि जो मज़ीद कुछ लोग अगवा हैं, लापता हैं, उनके केसेस के सिलसिले में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि जो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और यकीनी तौर पर जो उसमें एक हम हमेशा एजेंडा देखते हैं वो तो ज़ाहिर है डिस्कस होता ही है। शोहदा के लिए दुआ की जाती है, फातिहा ख्वानी की जाती है और उनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। इसके साथ साथ जो कश्मीर में भारतीय जुल्म व जबर जारी है उसकी मज़म्मत की जाती है और कश्मीरियों से इज़हार हमदर्दी भी किया जाता है, उनके साथ खड़े होने का आज़म भी किया जाता है। तो ये तो हम ट्रेडिशनली देखते ही हैं कि हमेशा हर कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये 2-3 मामला तो होते ही हैं। फिर ज़ाहिर है सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाता है और इस अज़्म का इयादा किया जाता है हमेशा ही कि एक एक दहशत गर्द को चुन चुन के जहन्नुम वासिल किया जाएगा और इसके साथ ये कि कमर तोड़ दी जाएगी दहशत गर्दों की। तो वो भी ज़ाहिर रहता ही हमेशा। लेकिन आज जो एक और बात थी जो ज़्यादा आज हाईलाइट रही सारी इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की, वो थी ख़ुद एहतसाबी की बात। और फ़ौज में अभी हाल ही में जो आपको पता है एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि गिरफ़्तार हैं। और उनकी गिरफ़्तारी को लेकर के वैसे तो हम हर रोज़ ही मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से इंकशाफ़ात का एक सिलसिला देखते रहते हैं और हर उनका इंकशाफ जो है वो जाके जुड़ता है इमरान खान साहब के साथ। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो तो इस बात के ऊपर कुल्ली यकीन रखते हैं कि इस पूरे अरसे में एक फैज़ हमीद और इमरान खान बस हर बुराई की जड़ थे। तो वो हर चीज़ उनके ऊपर, दोनों के ऊपर मुद्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है जब तक कोई ऑफिशियल हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट या कुछ भी जो भी कार्रवाई एक फ़ौज की अपने तौर पर होती है उसकी रिपोर्ट नहीं सामने आ जाती, कुछ अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, तो कुछ भी कहना उसके ऊपर क़यास आराई और क़बल अज़ वक्त ही है। लेकिन आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है कि जो ये मामला है एहतसाब का और कड़े एहतसाब का, ये तो होगा और कोई भी इससे मावरा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। वो इस एहतसाब की जद में आएगा जिसने भी कोई गैर कानूनी गैर आइनी काम किए हों या किसी हवाले से भी इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो या मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, तो वो हर सूरत इस एहतसाब के शिकंजे में आएगा। तो ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस हवाले से ज़िक्र किया है कि जो ख़ास तौर पर फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई है और इससे ये पता चल रहा है कि ये मामला सिर्फ़ कोई इस हद तक नहीं है कि कोई आप कह लेंगे ड्रामा है या कोई बस लोगों को बताने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई है, बल्कि इस मामले को बड़ी संजीदगी से इसका मतलब है कि फ़ौज में देखा जा रहा है। इससे जो एक तासुर मिलता है वो ये कि जो तमाम कोर कमांडर्स हैं इस वक्त प्रेजेंट, वो इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक होगी और इसका मतलब कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ इस वक्त स्टार्ट है। तो ये एक वाज़ेह चीज़ नज़र आती है। लेकिन इससे पहले बहुत से लोगों का ये ख्याल है, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकारों का भी और कुछ जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं वो भी इस बात से मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं कि आम तौर पर फ़ौजी अफसरान और इतने हाई रैंक के बंदे की कोई भी किसी किस्म की भी इस तरह की कार्रवाई का होना आम तौर पर एक डिवाइडेड सोच ज़रूर रखता है। और कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर तो इसमें कोई भी बचत नहीं रहेगी और इससे तो ये तासुर मिलेगा कि आइंदा कभी भी किसी को भी
इसी तरह से ट्रायल किया जा सकता है। तो वैसे तो इस अगर ऐसा किया जा सकता है तो भाई अच्छी बात है, अगर किसी ने कोई गैरकानूनी काम किया तो वो उसकी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन आम तौर पर चूँकि हम रिवायत में देखते नहीं हैं कि कोई बहुत इस तरह बड़े लेवल के फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ कोई इस यानी कैपेसिटी में इतने बड़े लेवल की कार्रवाई हुई हो, तो ये हमें थोड़ा सा देखने में अनयूजुअल लगता है। एक दो मिसालें ज़रूर मौजूद हैं हिस्ट्री में, लेकिन ऐसी कोई हमें वाज़े इस तरह की मिसाल नज़र नहीं आती। कुछ लोग तो ये तक ख़बरें दे रहे हैं, अब ये जो ख़बरें मैं आपको दे रही हूँ ये गैर मुसद्दक़ा हैं, लेकिन ये ख़बरें हैं कि इवन जनरल बाजवा के गिर्द भी घेरा जो है वो तंग हो सकता है। और अभी तक उनके हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट कहीं से भी सामने तो नहीं आई है, लेकिन कुछ लोग गैर मुसद्दक़ा ये ख़बरें दे रहे हैं कि मामला जनरल बाजवा तक भी जा सकता है, जनरल फैज़ से। लेकिन बज़ाहिर ये तो अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त ही है, लेकिन ये तो अब बात नज़र आ रही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से अब फ़ौज ने ये एक यकसू अपनी ओपिनियन जो है कम अज़ कम कोर कमांडर्स की हद तक वो तो दे दी है। बाकी जो इसमें आज एक और चीज़ इंटरेस्टिंग थी इस एलामी में, वो ये कि आज कहीं 9 मई का जिक्र नहीं था, वरना नॉर्मली कोई भी फॉर्मेशन कमांडर या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें हम देखते हैं कि कहा जाता है कि 9 मई के जो शरपसंद हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, तो उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है वगैरह, लेकिन आज इसका कोई सिरे से जिक्र नहीं था। इसी तरह डिजिटल दहशतगर्द वगैरह की इस्तेलाह भी इस्तेमाल नहीं की गई थी। हाँ, अलबत्ता साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात ज़रूर की गई थी, और इसके तनाजुर में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि शायद वो इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के हवाले से जो एक बार बार जिक्र होता है और जिसके ऊपर काफ़ी खफा दिखाई देते हैं आर्मी चीफ, तो वो उस चीज़ को आज भी इस तरह से एड्रेस ज़रूर किया गया है। तो ये था जी कोर कमांडर का एलामिया। इसमें बहुत से लोग इसके मतलब निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि 9 मई का जिक्र ना करना भी एक तरह से इस बात की कहीं ना कहीं आमादगी है कि कहीं कुछ बात चल रही है, और इस तरह से कुछ लोग खुशगुमानी में भी मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा दफ़ा आई हैं सामने, और फिर हमने उल्टा देखा नहीं कि उससे कोई फ़ायदा या रिलीफ मिला हो, बल्कि कुछ चीज़ों को हमने मज़ीद बिगड़ते हुए देखा है। तो इस लिहाज से अब इस तरह की चीज़ें जब तक कि कोई ठोस पेशरफ्त नहीं होती उन पर यकीन करना जो है वो ज़रा मुश्किल ही होता है। लेकिन बहरहाल जी, जहाँ एक तरफ ये सूरत हाल है और इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ही ताकत है, उन्हीं से बात करने से कोई नतीजा भी निकलेगा, बहरान हल भी होगा, तो वहीं अब ये ख़बरें भी आ रही हैं कि मियाँ साहब भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब से डायरेक्टली बात हो जाए, पीटीआई से डायरेक्टली बात हो जाए। और उसकी वजह ये भी कही जाती है कि मियाँ साहब को कहीं ना कहीं अब ये ख़दशा हो रहा है कि जो मुल्क के हालात बन रहे हैं, अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान से डायरेक्टली बात करने पे मजबूर हो जाए या उस पर कोई नतीजे पे पहुंचने में कामयाब हो जाए। तो मियाँ साहब अब इस सिलसिले में फ़ील कर रहे हैं ख़ुद को बड़ा इनसिक्योर, और उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर उनको साइडलाइन करके डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में आमने सामने बैठ कर बातचीत करते हैं तो इस सूरत में उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनके पल्ले तो वैसे ही कुछ है नहीं। अवामी मकबूलियत वो खो चुके हैं, कारकर्दगी उनसे हुई नहीं पिछले 2-2.5 सालों में, और रह दे के जो उनके पास एक ताकत बची थी थोड़ी बहुत, वो थी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत। तो अगर वो भी उनके हाथ से निकल जाती है तो उसका मतलब है उनकी तो सियासत फिर टोटली दफन हो जाएगी। तो मियाँ साहब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रिएम्प्ट करते हुए, थोड़ा मुतहरिक होते हुए, उनकी कोशिश ये है कि डायरेक्टली किसी तरह पीटीआई को इंगेज किया जाए, ताकि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली इंगेज ना हो और वो बिल्कुल इररेलेवेंट फरीक बन के ना रह जाएं। और अगर इनके दरमियान कोई बात होती है तो उसमें ये ख़ुद भी शामिल हों। इसीलिए जो आपने ये अभी एक नया नैरेटिव सुनना है कि जी मियाँ साहब ने कहा है कि जी सब स्टेक होल्डर्स बैठें और बात करें, तो ये उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि बात इस तरफ से आए कि कोई और ये तय करे कि बैठना है अब, और फिर इनको बीच में ना बिठाए, तो उससे बेहतर है कि ये खुद ऑप्शन रख दिया जाए जिसमें ये अपने तौर पर इस ऑप्शन को लेके आएँ। एक तो उससे 2 फ़ायदे होंगे, अपने आप को बड़ा महान साबित करेंगे कि देखें जी मैं तो मुल्क के वसी तर मफाद में ये चाह रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो ये भी समझते हैं कि इससे फिर वो भी रेलिवेंट रहेंगे सियासत में। तो एक तो इस हवाले से ये मौक़िफ़ है जो कि काफ़ी मुझे वैसे हकीकत से ज़्यादा करीब तर लग रहा है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं जी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, और उससे हमने पीटीआई को छोड़ना नहीं, और 9 मई किया, 9 मई वालों से बात नहीं होगी। तो जो पहले वाला मौक़िफ़ है उसके आपको जो हक़ में मुख्तलिफ़ बयानात नज़र आते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब जो कि कैटेगोरिकली ये बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी अचकज़ई साहब से बातचीत कर रहे हैं और मुज़ाकरात में पेशरफ़्त हो रही है,
और इसी तरह कुछ और उनके हम नवा भी हैं PMLN में। तो दूसरी तरफ हमें वो नज़र आते हैं जो ख्वाजा आसिफ टाइप लोग हैं, जो कि बिल्कुल ना और शोर शराबा मचा रहे हैं कि जी कोई बात नहीं हो रही और इस तरह की चीज़ें। और फिर इसी तरह सहाफ़ियों में भी इसमें एक डिवीज़न है। मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों का ये कहना है कि जी बातचीत हो रही है और कुछ सहाफ़ियों का ये मानना है कि बातचीत नहीं होगी और ना होनी चाहिए। तो बहरहाल मुझे जो मेरे ज़राए भी हैं और जो मुझे मेरा एक एनालिसिस भी है, तो दोनों की बुनियाद पर मुझे ये लग रहा है कि मियाँ साहब के चेहरे पे जो खुशी किसी वक्त भी नहीं आती, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि हकीकत हाल है क्या और वो किधर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में स्टैंड कर रहे हैं। इस वजह से वो ख़ुद को रेलिवेंट रखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान आउट कर रहे हैं। तो या तो ये इंगेज करके इस तरह इसमें पीछे से ये पूरा सफाया करेंगे कि आईनी तरमीम भी करेंगे, फिर अगले कोई 5-7 साल का सेटअप बनाएंगे। तो या तो इस तरीके से होगा, और या फिर अगर वो वाकई नीयतन मुखलिस होकर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उस पर वैसे थोड़ा सा शाकी है। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ इन सब बातों से ज़्यादा ये देखना होगा कि इमरान खान इस सारी सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं और क्या वाकई वो इस बात को समझते हैं कि निया साहब की इनविटेशन पे कोई ऐसे ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनना है। तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव किया हुआ है, वो ये कि उन्होंने ख़ुद डायरेक्टली उसका कोई हिस्सा बनने के बजाय कि जिसका नुकसान हो या कोई बेवकूफ़ बना रहा है या कोई टाइम गेन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट बर्डन इमरान खान पे आए। उन्होंने बड़े स्मार्टली उसमें अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया हुआ कि जी आप बात करें, और अगर कहीं जाके लगता है कि कोई बात ऐसी है, कॉन्क्रीट बात हो रही है, तो फिर उस वक्त देखेंगे कि फ़ैसला क्या करना है। तो वो बड़ा स्मार्टली इस चीज़ को मूव कर रहे हैं। बहरहाल अब फोकस जो है वो PTI का वो इस वक्त 8 सितंबर के जलसे के ऊपर है। अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा एक कैंपेन भी शुरू हो चुकी है और सोशल मीडिया पर भी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटे मोटे कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स और मिलना मिलाना, ये रैलीज़ वगैरह का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है। तो उससे बज़ाहिर लग रहा है कि PTI को अब अंदाज़ा है कि 22 अगस्त के जलसे के बाद जो कुछ हुआ है, जो बैकलैश आया है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है जलसा मज़ीद मुलतवी करने का। तो अब अगर ये बाय फोर्स भी जलसा मुलतवी करने की कोशिश करें, ये जलसा कर सकें या ना कर सकें, पहुंच सकें ना या ना पहुंच सकें, लेकिन ये सड़क पर निकलेंगे ज़रूर। और उसका ये फिर हो सकता है गिरफ्तारियां हो, कुछ भी हो, सख्ती हो, लेकिन ये चीज़ें फिर इनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो बज़ाहिर लग रहा है कि इनको अब आइडिया है कि बाहर निकले बगैर चारा नहीं है। तो ये अब आने वाले जो दिन हैं, अगला एक वीक पूरा, ये काफ़ी इस लिहाज से होगा कि क्या जो मुज़ाकरात पसे पर्दा हो रहे हैं उसका असर हमें ये नज़र आएगा कि जलसा आराम से करने दिया जाए PTI को, या उल्टा हमें ये नज़र आएगा कि सामने मुज़ाकरात की बोली जा रही है लेकिन पीछे ये सूरत हाल होगी कि फिर मार कुटाई चल रही होगी। तो ये बड़ा PMLN की नीयत इसमें है क्या, सही है या नहीं है, वो आपको इस तरह से आप लिटमस टेस्ट इसका कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि कोई भी एहतजाज के लिए आ रहा है उसकी ठुकाई हो रही है। अभी ये PWD के मुजाहिरीन हैं, आज इन बेचारों का महकमा ख़त्म किया जा रहा है, बेरोज़गार हो रहे हैं, महंगाई पहले ही उरूज पर है। तो ऐसे में वो एहतजाज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आज इन्होंने लाठी चार्ज किया है, शेलिंग की है, गिरफ्तारियां हुई, पकड़ धक्कड़, ये वो सब। तो काफ़ी यहाँ पर हमें देखने को मिला इस तरह के जो सारे मनाजिर हम ऑलरेडी देख रहे हैं इस हुकूमत में। और ये चूँकि मैं हमेशा कहती हूँ ये तो एक टोला है जो मुसल्लत हुआ हुआ है, तो ये सिर्फ जबर और फस्तायत के साथ अपनी जो तसल्लुत है, अपना जो रेट है उसको रखना चाहते हैं। तो इस वजह से ये हर किसी को ऐसे ही पीटते हैं, चाहे वो किसान आ जाएं, चाहे वो ये आ गए हैं, अब PWD वाले आ गए हैं, कोई और आ जाते हैं, तो तब भी इसी तरह की सूरत हाल हमें देखने को मिल रही होती है। तो बहरहाल अब ये सिर्फ डरते हैं तो सिर्फ जो मजहबी जमातों के मुजाहिरीन हैं उनसे इनकी खूब जान निकलती है, इस वजह से उनको कुछ हाथ नहीं लगाते। वो आते हैं तो चुप करके अच्छे बच्चे बन के ये लोग साइड पे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल जो है वो हमें इस वक्त भी नज़र आ रही है। तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है मरहला कि जहाँ पे मईशत की ये हालत है वहाँ पर आप लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। अगरचे ये कहा जा रहा है कि जी हम उनको कुछ ना कुछ वाइंड अप करते हुए पैसे देंगे या उस तरह, लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों के अपने स्टेक्स हैं, उनके मुतालबात हैं और उनको देखना सुनना चाहिए। दूसरी तरफ जनाब सूरत हाल ये है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने इसी तरह की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बड़ी सॉलिड आवाज़ उठाई है। इसी तरह जो एक फ़ैज़ान नामी नौजवान लापता हैं उसकी बाजियाबी के केस में आज बड़े दुखी किस्म के मनाजिर थे, और जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो बताते हैं कि किस तरह ज़ारो क़तार उनके वालिद जो थे वो रो रहे थे कोर्ट के अंदर। जस्टिस बाबर सत्तार साहब और बाकी जो वहाँ पे लोग मौजूद थे वो खुद अफसरदा हो गए उनकी हालत देखकर, तो वो बेबस हैं बेचारे, क्या करेंगे। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज इस सिलसिले में बड़ा
बहुत सख्त ऑर्डर दिया है और उन्होंने एक तो आईजी पंजाब साहब को, आईजी इस्लामाबाद को फ़ौरन कहा है कि जी इनको बिल्कुल कल तक बाजियाब करवाएं। इसके अलावा उन्होंने जो आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी हिदायत की है कि पूरी तरह से इनके साथ ताउन भी किया जाए और इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भी जो है वो बनवा के जारी की जाए। तो उन्होंने अब जो बड़े अफसरान हैं उनको डायरेक्टली ये अहकाम जारी किए हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार आपको पता है यूँ भी बड़े हिट लिस्ट पर हैं इस वक्त तो, और उन्होंने ये फिर एक और दबंग किस्म का ऑर्डर दिया है। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, इनके पास जो लापता लोगों के केसेस आ रहे हैं तो वो हम देख रहे हैं कि वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं और लोग बाजियाब हुए हैं बड़ी तादाद में। तो अगर जज इंसाफ करने पर आ जाए, अपनी पावर्स को सही तौर पर सोच ले कि उसने इस्तेमाल करना है, अंडर एस्टिमेट ना करे और डट के खड़ा हो जाए, तो फिर कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं रहती है। मुश्किलें आती ज़रूर हैं, ये नहीं है कि नहीं आती, लेकिन ये है कि अगर आप एक दफ़ा हक़ और सच के रास्ते पर खड़े हो जाएं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको इस्तकामत भी मिलती है और मदद भी मिलती है और फिर उसका आपको रिज़ल्ट भी नज़र आता है और इज़्ज़त तो फिर मिलती ही है। तो इस वक्त आप देख लें कि इन लोगों की इज़्ज़त कहाँ है और दूसरे जजेस को देख लें कि जो इस वक्त हक़ और सच से दूर हैं, उनके साथ क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल ये सारा मामला है। आखिर में बात कर लेते हैं जी जो सूरत हाल बनी है मरीम नवाज़ साहिबा के साथ। इन्होंने जनाब अपना बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेकर आ रही थी कि जी हम बिजली में रिलीफ दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं और फिर आगे हम सोलराइजेशन कर देंगे और इतने लोगों को पैसे दे देंगे कि वो सोलर लगवा लें और सारा कुछ जनाब मसला बिजली का हम हल कर देंगे। तो इसके ऊपर जो है अब एक रिपोर्ट है शहबाज राना साहब की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं और उन्होंने बताया कि आईएमएफ ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कोई सब्सिडी जो है वो कोई भी सूबा इसके बिजली के मद में नहीं दे सकता एनर्जी सेक्टर में, और इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल रूल आउट किया है। और इससे ज़ाहिर है उनका अपना जो प्लान है उसके अंदर उन्होंने अपना जो एक पूरा यानी बनाया होता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होना, तो उसमें हर चीज़ का हिसाब किताब रखा हुआ होता है। और इंटरेस्टिंगली मज़े की बात क्या है कि वैसे तो पहले भी जब ये आया ही था, मरीम साहिबा की तरफ से अनाउंस ही हुआ था, उस वक्त ही इस पर काफ़ी तनकीद हुई थी कि सिर्फ एक सूबे के लोगों के लिए रिलीफ क्यों हो। दूसरा जो इसमें बात थी वो ये थी कि जनाब 201 से 500 यूनिट तक का हिसाब किताब था कि जी उनको सिर्फ रिलीफ मिलेगा। तीसरा जो इसमें अब नई कहानी खुल के सामने आ रही थी वो ये थी कि जिनके 3 फेज़ मीटर लगे हुए हैं उनको इस पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, भले उनके 200 यूनिट हैं, 300 हैं, 400 हैं या 500 हैं, लेकिन जिनका 1 फेज़ मीटर है सिर्फ उनको रिलीफ मिलेगा। तो वो इस तरह करते 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 आपने जो टारगेट था उसको कितना महदूद कर लिया हुआ था कि बहुत कम आखिर में लोग रह गए थे, फैमिलीज़ रह गई थी जिनको आपने ये सब्सिडी देनी थी। और वो भी आपको पता है कि वो कोई टोटल फ्री तो नहीं था, सिर्फ 14 रुपये का आपका रिलीफ था जो कि मिलना था उन्हें पर यूनिट के हिसाब से। तो उसके भी ऊपर बहरहाल जो थोड़ा बहुत भी अगर कोई रिलीफ किसी को चाहे 2-3 हज़ार का ही मिल सकता हो, वो भी जो मिल सकता था वो भी अब नहीं मिल सकेगा क्योंकि आईएमएफ ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। अब इसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बज़ाहिर नज़र आता है कि मरीम ने अपनी तरफ से तो ये एक प्लान देकर कोशिश की होगी कि ज़ाहिर बड़ी महान अपने आप को साबित भी करेंगी कि जी हमें बड़ा लोगों का एहसास है और लोगों को थोड़ा ठंडा करने की भी कोशिश की जाएगी कि लोग कहीं सड़कों पर ही ना निकल आएँ। तो ये उनका प्लान ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस तरह की एक प्लान जो था वो इमरान खान ने भी एक दफ़ा दिया था जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के तमाम ही एंकर्स और तमाम ही जर्नलिस्ट और तमाम ही इकोनॉमिस्ट ने आज तक भी तनकीद की है। जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया था, जब इमरान खान साहब ने बिजली सस्ती की थी, और इमरान खान साहब ने जब सस्ती की थी अदम एतमाद जब चल रहा था मामला, उस वक्त उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड की थी, यानी सब के लिए वो रेट ही उन्होंने वो कर दिया था कि यानी कोई घरेलू सारिफ है, कोई इंडस्ट्री वाला है बंदा या कोई कितने भी यूनिट इस्तेमाल करता है, उन्होंने टोटली उसके ऊपर एक अक्रॉस द बोर्ड जो थी वो रिलीफ दिया था। इसी तरह उन्होंने फ्यूल की प्राइस जो थी वो 150 रुपीज़ पर लीटर फिक्स की थी और उस पर बहुत तनकीद हुई थी कि उन्होंने आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। और आज तक हम ये सुनते हैं कि जी बस इसी वजह से ही मुल्क दिवालिया हो गया कि जी खिलाफ वर्जी हो गई, हालांकि वो सिर्फ 2 महीने की बात थी, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। तो जैसे ही अगली गवर्नमेंट आई थी उनको चाहिए था फौरी वो ख़त्म कर देते जो भी सब्सिडी दी थी इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्होंने भी 3-4 महीने उसको बरकरार रखा। तो फिर वो किसके खाते में आता है भाई? चले इमरान खान ने गलती की तो आपने उनकी गलती को कंटिन्यू क्यों रखा, ये तो कोई नहीं बताता।
और यही जब पैटर्न मरीम नवाज़ ने अपनाया कि जी हम सब्सिडी दे के बिजली के बिलों में रिलीफ देते हैं, तो अब किसी को इस बात पे एतराज़ नहीं था कि जी इस पे आईएमएफ जो है वो नाराज़ हो रहा है या क्या हो रहा है। तो फिर अल्टीमेटली आईएमएफ का इसके ऊपर जो है एक वर्जन सामने आ गया और उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया। तो बज़ाहिर अब ये जो एक इन्होंने पूरा पब्लिसिटी स्टंट भी था, या चले मान लिया कि कोई लोगों की गुडविल में भी अगर किया हो, तो तब भी वो तो अब इनके ऊपर फिर गया पानी पूरा पूरा, और वो तो अब नहीं हो सकेगा। तो एक दफ़ा फिर जो लोगों से आपने एक मजाक ही किया है, वो फिर आपको पता होना चाहिए था कोई स्टेप लेते हुए कि इसका क्या असर आ सकता है। आपने कैसे बग़ैर किसी इस बात की कैलकुलेशन के कि इसके ऊपर क्या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका रिएक्शन क्या आएगा, तो आपने अपने तौर पे मुंह उठा के ऐलान कर दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि बाकी सूबे भी नाराज़ हुए, अवाम में भी एक बददिली आई, और उसके ऊपर आईएमएफ भी नाराज़ हो गया। तो जब आप अनाड़ियों और पापा की प्रिंसेस को इस तरह से ओहदे बांट देते हैं, तो फिर इसी किस्म के आपका विजन वाले जो मंसूबे हैं वो सामने आते हैं, और फिर इन मंसूबों के हाल भी इसी तरह ही होते हैं, ये कागजी से मंसूबे रह जाते हैं। बहरहाल मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।